बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्सेस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी कम्प्लेक्सेस हैं उन वो कैसे फंक्शन करते हैं उनके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। तो देखते हैं स्लाइड में कि ये सारे कम्प्लेक्स हैं। देयर आर डिफरेंट कम्प्लेक्सेस विच आर अरेंज इन अ मेम्ब्रेन। ये कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 2 है, ये कम्प्लेक्स 3 है, कम्प्लेक्स 4 है, 5 है, और ये 5 कम्प्लेक्स जो है एटीपी सिंथेज है, सिंथेटेज भी कहते हैं इसे। तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सारे जो कम्प्लेक्सेस हैं वो अरेंज होते हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से जो जो भी कोई हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं, मसलन NADH या FADH, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ कम्प्लेक्सेस के थ्रू मूव करते हैं और अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देते हैं। लेकिन इनके जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हैं, एक्चुअली ये जो कम्प्लेक्सेस हैं इनके अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं जो कि इसके अंदर फंक्शन करते हैं और अल्टीमेटली ये रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दरमियान में जो सारी जो इसके अंदर वाला मामला होता है उसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे कि इसके अंदर जो इंटरनल इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो किस तरह फंक्शन करते हैं। तो देखते हैं। हमारे पास जो कम्प्लेक्स है इसे ये पहला कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो ये एल शेप कम्प्लेक्स है। इसका ये वाला हिस्सा जो है जो कि हॉरिजेंटल है ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है और दूसरा हिस्सा इसका जो है वो मैट्रिक्स की तरफ जो है वो निकला हुआ है और इसके 3 फंक्शन ये परफॉर्म करता है। ये ट्रांसपोर्टर का रोल भी अदा करता है, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन परफॉर्म करता है और ये कनेक्टर मॉड्यूल भी है चूँकि ये QH2 को अटैच करने का फंक्शन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इसलिए ये ट्रांसपोर्टर भी है, दूसरे कम्प्लेक्स को भी इलेक्ट्रॉन मूव करवाता है और हाइड्रोजन जो है इसमें पंप होते हैं। तो ये डिहाइड्रोजिनेज भी इसका फंक्शन है। तो जहाँ तक देखें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 डोमेन्स। इसकी 2 डोमेन्स हैं, एक डोमेन कहलाती है FMN और दूसरी कहलाती है फेरस सल्फर। तो इसमें 7 फेरस सल्फर प्रोटीन्स की एक चेन होती है और पहला इसका जो है FMN है, ये है फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड है और ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, 3 रिंग स्ट्रक्चर है ये वाला। और ये देखिए नाइट्रोजन 5 नंबर पे और 1 नंबर पे जो है यहाँ पे जब हाइड्रोजन प्रोटॉन आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये हाइड्रोजन अटैच हो गई है तो ये हो गया रिड्यूस हो गया। तो ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके NADH से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेता है और FMN जो है ये FMNH2 बन जाता है और ये रिड्यूस फॉर्म हो जाती है। और ये रिड्यूस फॉर्म जो है ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे फेरस सल्फर प्रोटीन को दे देते हैं। फेरस सल्फर प्रोटीन की एक पूरी सीरीज़ यहाँ पे मौजूद होती है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रैवल करता हुआ अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये कोएंजाइम Q जिसे यूबीक्विनोन कहा जाता है उसको मिल जाते हैं और ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन लेके ये QH2 बन जाता है। QH2 जब बनता है तो इसको यूबीक्विनोल कहते हैं। ये पहले यूबीक्विनोन है और जब ये रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी तो ये यूबीक्विनोल हो जाएगा। और साथ में ये 4 प्रोटॉन जो है, जैसे कि हमने पता है कि ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ यहाँ पे प्रोटॉन को भी पंप करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक सीरीज़ के अंदर मूव करता है तो उस मूव करने से
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसकी एनर्जी से ये प्रोटॉन जो हैं ये पंप होते हैं। तो ये इस केस में इस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है कि 4 प्रोटॉन जो हैं वो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में वो जो हैं वो शिफ्ट कर दिए हैं, तो पंप कर दिए हैं। तो जो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्रोटॉन पंप के तौर पे भी एक्ट करते हैं। तो इस तरह ये जो कॉम्प्लेक्स है ये NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको वो शिफ्ट करता है दूसरे एक जो कि ये जो QH2 है, ये एक मोबाइल किस्म की प्रोटीन होती है जो कि इसके साथ अटैच होती है, फिर डीटैच होती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कॉम्प्लेक्स 3 को शिफ्ट कर देती है। यहाँ से जो शिफ्ट होंगे वो कॉम्प्लेक्स 3 को शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो किस तरह फंक्शन करता है। अगला हमारे पास जो है वो है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को देखिए कि कॉम्प्लेक्स 2 जो है एक्चुअली इसके 3 डोमेन्स होती हैं। एक हिस्सा इसका जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है और ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है। ये वही वाला एंजाइम है जो कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है और एक FAD का मॉलिक्यूल जो है वो FADH की शक्ल में रिड्यूस होता है और ये एक क्रेब्स साइकिल का वाहिद एंजाइम है। बाकी सारे एंजाइम जो है वो मैट्रिक्स में होते हैं। ये वाला एंजाइम जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ये मेम्ब्रेन की इनर साइड के साथ अटैच होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 का भी हिस्सा होता है और ये क्रेब्स साइकिल में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसकी अगली जो डोमेन है वो फेरस सल्फर क्लस्टर्स होते हैं। फेरस सल्फर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं और यहाँ पे 2 हीम ग्रुप्स होते हैं। 2 हीम ग्रुप्स होते हैं, ये और ये 2 हीम ग्रुप्स हैं और ये क्लस्टर्स हैं फेरस सल्फर प्रोटीन के और ये वो एंजाइम है जो फंक्शन करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो FADH2 है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए, मुख्तलिफ कैरियर से होते हुए कहना चाहिए कि ये अल्टीमेटली उसी UBQ नोन के पास चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि UBQ नोन को कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन UBQ नोन को देता है और कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो UBQ नोन को देता है। तो दोनों जो हैं UBQ नोन को इलेक्ट्रॉन देते हैं और UBQ नोन जो है वो QH2 बन जाता है। ये UBQ नोन जो है ये एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 में ये फ़र्क है कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो प्रोटॉन पंप के तौर पे भी एक्ट करता है जबकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये प्रोटॉन पंप के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। अब ये दोनों जो हैं ये एक्चुअली Q नोन को रिड्यूस करते हैं, UBQ नोन को रिड्यूस करते हैं और वो जो UBQ नोन है वो फिर इलेक्ट्रॉन डिलीवर करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 को डिलीवर करेगा जाके। तो आगे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 3 में क्या सूरत हाल होती है। ये जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर बहुत सारे जो रिएक्शन हैं वो होते हैं। तो इसको अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, जैसे कि हमें पता है कि ये UBQ नोन जो है QH2 यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये फिर इसमें क्या होता है ज़रा इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये जो है कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। इसकी एक जो डोमेन है रिजिक सेंटर कहते हैं इसे, जैसे जो कि फेरस सल्फर होती है यहाँ पे होती है रिजिक सेंटर और 2 इसमें साइटोक्रोम हिस्सा लेते हैं। एक ये साइटोक्रोम C1 होता है और दूसरा जो है वो साइटोक्रोम B होता है। तो ये इसके साथ एक अटैच मोबाइल प्रोटीन होती है जिसे साइटोक्रोम C कहते हैं। ये इसके साथ अटैच होती है, ये इसका हिस्सा नहीं बल्कि इसके साथ अटैच होती है। तो इस तरह इसकी 3 डोमेन जो हैं वो फेरस सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम B।
तो एक्चुअली ये इस हवाले से बहुत एक इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्स है कि यहाँ से QH2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, और इसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डिलीवर कर देता है कम्प्लेक्स 3 को, और प्रोटॉन जो हैं ये पंप कर देता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अच्छा, अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इस कम्प्लेक्स के पास, लेकिन यहाँ जो साइटोक्रोम C है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस रिजिक सेंटर, फेरस सल्फर सेंटर से होता हुआ C1 को रिड्यूस करता है, और C1 से ये फिर साइटोक्रोम C के पास चला जाता है। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर ही यहाँ पे मूव करता है, इसके अंदर ही मूव करता है, और इसको Q साइकिल कहा जाता है। यहाँ ही ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से साइटोक्रोम B को ये रिड्यूस करेगा, और B को रिड्यूस करने के बाद ये एक और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूनोन होता है ये, तो ये इसके पास, ये क्यूनोन के पास चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा जो मामला है इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से एक अलग से साइकिल चलता है जिसे Q साइकिल कहते हैं। तो ये अगली स्लाइड में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर अंदाज से बताया हुआ होगा कि ये Q साइकिल किस तरह चलता है। देखिए ज़रा ये Q साइकिल किस तरह चलता है। ये है यूबी क्यूनोल है, बल्कि QH2 है। यहाँ से उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजिक सेंटर फेरस सल्फर प्रोटीन को चला गया, और उससे साइटोक्रोम C1 से होता हुआ ये इसने जाके साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर दिया, और ये साइटोक्रोम C जो है यहाँ से डिटैच होगा और ये शिफ्ट कर जाएगा आगे कम्प्लेक्स 4 तक चला जाएगा। तो जब ये दूसरा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके साथ क्या होगा कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको एक और हमारे पास साइटोक्रोम B है वो एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद जैसा कि यहाँ आ रहा है नज़र कि यूबीक्यू नोन है, ये एक डिफरेंट किस्म की यूबीक्यू नोन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ये जो यूबीक्यू नोन है ये सेमी क्यूनोन बन जाएगी। ये सेमी क्यूनोन जो है ये एक्चुअली चूँकि इसके पास अभी ये कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हुई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यूबी सेमी क्यूनोन है। अच्छा, अब ये जो Q साइकिल है ये 2 हिस्सों में कंप्लीट होता है। इस पहले हिस्से को स्टेप 1 को हाफ Q साइकिल कहते हैं, और दूसरा हाफ Q साइकिल यहाँ से शुरू होता है। तो ज़हन में रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है साइटोक्रोम C की तरफ, और साइटोक्रोम C उसको लेके अगले कम्प्लेक्स तक चली गई है। अच्छा, अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो अभी यहीं पे मूव करता है, और उसने आके यहाँ पे क्यूनोन को बना दिया है। इसी तरह अगले साइकिल में दोबारा कोई एक क्यूनोन जो है QH2 जो है वो सेकंड इसका मालिक्यूल जब इंटर होता है उसी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसी रास्ते मूव कर जाएगा, और यहाँ पे एक और साइटोक्रोम C को ये रिड्यूस कर देगा, और ये उसको इलेक्ट्रॉन को लेके फिर आगे डिलीवर करने के लिए चली जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे रास्ते आया था ये वाला साइटोक्रोम B को मिल जाएगा, और साइटोक्रोम B से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ऑलरेडी ये जो Q सेमी क्यूनोन था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक और इलेक्ट्रॉन दूसरे साइकिल में भी ले लिया है, और ये बन गई है यूबीक्यूनोल बन गई है, QH2 बन गई है, और ये बाहर से 2 प्रोटॉन लेगी, एक इलेक्ट्रॉन पहले था इसके पास, एक इधर से ले लिया, और अब ये बन गया QH2, और ये QH2 जो है ये फिर यहाँ से डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद दोबारा फिर ये साइकिल के अंदर आएगा और उसी तरह बिहेव करेगा जैसे ये दूसरा क्यूनोन जो है बिहेव करता है। तो एक्चुअली ये रिसाइकलिंग का एक मैकेनिज़्म है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइकिल होता है, और इस रिसाइकलिंग के नतीजे में जब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, ये देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ साइटोक्रोम C तक और दूसरा इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुआ, तो जिसके नतीजे में 4 प्रोटॉन जो हैं वो जनरेट हुए हैं। ये 2 प्रोटॉन यहाँ पे और ये 2 प्रोटॉन यहाँ पे जनरेट हो गए, तो इसको Q साइकिल कहा जाता है। और
ये इसलिए भी है कि यहाँ पे चूँकि साइटोक्रोम सी जो है वो एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जब तक ये एक साइटोक्रोम सी जो है वो इधर ट्रांसफ़र होता है, तो दूसरा जब साइटोक्रोम सी आता है तो फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको यहीं पे एक रिसाइकल, ख़ास तरीके से रिसाइकल किया जाता है। उस रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उसे क्यू साइकिल कहा जाता है। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइटोक्रोम सी उनको लेके कम्प्लेक्स 4 तक चली जाती है। और फिर आप देखते हैं कि कम्प्लेक्स 4 में क्या होता है। तो कम्प्लेक्स 4 जो है ये देखें, ये इसका एक मॉडल दिखाया हुआ है कि ये दो हमारे पास साइटोक्रोम्स आ गई हैं, एक हाफ क्यू साइकिल से फिर दूसरे क्यू हाफ साइकिल से। इसके ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम सी टू द ऑक्सीजन वाया सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इट्स ग्रुप इन प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हीम एंड कॉपर सेंटर। इसमें इसके जो तीन जो हैं वो कॉपर सेंटर्स होते हैं, दो क्यू ए वाले, एक जो है वो क्यू बी वाला, और दो इसके हीम सेंटर्स होते हैं जो कि हीम ग्रुप है उसके साथ। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हीमोग्लोबिन वाला वो पोरफायरिन रिंग जो होते हैं, उसी तरह का फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क होता है एक हीम ए और हीम 3 में। तो ये दो हीम ग्रुप होते हैं और दो ही हमारे पास कॉपर होते हैं। दो कॉपर में से कॉपर ए जो है इसके दो सेंटर हमारे पास मौजूद होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसको देखते हैं अगली स्लाइड में कि किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। ये देखिए कि ये एक उसी तरह का कम्प्लेक्स 4 है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो ये एक साइटोक्रोम था, एक दूसरा साइटोक्रोम है। चूँकि ये जो कॉपर ए सेंटर है एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये साइटोक्रोम सी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये ले लेता है। दूसरा साइटोक्रोम जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो दूसरा सेंटर ले लेता है। दोनों सेंटर जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे डिलीवर करते हैं हीम ए को, और हीम ए जो है वो आगे हीम 3 A3 जो है उसको डिलीवर कर देते हैं दो इलेक्ट्रॉन उसमें से। अब यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन हीम A3 के पास आ गए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है कॉपर बी सेंटर को। ये कॉपर बी सेंटर है। तो अब यहाँ पे दो किस्म के सेंटर जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, एक हीम A3 है और दूसरा जो है वो कॉपर बी है। तो इस स्टेज पे ऑक्सीजन जो है वो इंटर होती है और वो एक तरफ जो है वो एक इसके साथ उसका एक एटम अटैच हो जाता है हीम A3 के साथ, और दूसरा जो है वो कॉपर बी के साथ अटैच हो जाता है और दरमियान में ये आपस में अटैच होती है। तो इस तरह एक ये पूरा कम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। और अब फिर इस कम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए, यहाँ से तोड़ने के लिए दो प्रोटॉन जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। ये बॉन्ड जो है जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ये टूट जाती है। उसके नतीजे में एक जो है वो QbOH बन जाता है और दूसरा हीम A3OH बन जाता है। अब ये जो दोनों OH हैं ये आपस में ज्वाइन करते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये दोबारा अपनी ऑक्सीडाइज हालत में आ जाते हैं। हीम A3 और कॉपर बी जो है ये दोबारा ऑक्सीडाइज होकर रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह ये जो कम्प्लेक्स है ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लेता है और अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन को दे के और उसके साथ प्रोटॉन ऐड करके वाटर जो है वो जनरेट करता है। और इस तरह ये जो कम्प्लेक्स है कम्प्लेक्स 4 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यहाँ पे एंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब आगे शिफ्ट नहीं होते, वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलके उन्होंने पानी बना दिया है और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड हो गया है। उसके बाद साथ साथ ये एक और काम भी करता है, जैसा कि बाकी कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 3 भी करते हैं, वो भी यही काम करता है कि इसमें से दो प्रोटॉन जो हैं ये स्ट्रोमा से स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन मैट्रिक्स से
दो प्रोटॉन जो है उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो शिफ्ट करता है। तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है और साथ में ये प्रोटॉन पंप भी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिसीव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनता है और दो प्रोटॉन जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इनको पास ऑन किया जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एंड हो जाता है। इसके बाद जो भी प्रोटॉन जमा हैं वो अगली स्लाइड में देखते हैं कि उनके साथ फिर क्या होता है। तो यहाँ अगर आप देखना चाहें तो ये हीम ग्रुप दिखाया हुआ है, ये वही पोरफायरिन रिंग हैं और ये हीम ग्रुप है। और यहाँ पे जो चेंज आएगी किसी फंक्शनल ग्रुप में उसके हिसाब से फिर ये A और A3 बन जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इसके अंदर होते हैं और ये इस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एज ए रिजल्टेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और दो प्रोटॉन जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। इन प्रोटॉन के साथ फिर आगे क्या होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, जो प्रोटॉन्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि कम्प्लेक्स 1 ने 4 प्रोटॉन जो थे वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में दिए थे, कम्प्लेक्स 3 ने भी 4 दिए थे और कम्प्लेक्स 4 जो है ये दो प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में देता है। तो देखते हैं कि इनके साथ फिर आगे ये देखिए, अब ये जो 4 प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ से पंप हो गए, 4 यहाँ से पंप हो गए और 2 जो हैं वो यहाँ से पंप हो गए। तो अगर हम देखें कि अगर NADH जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लेक्स 1 से होते हुए कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 तक जाते हैं, तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और अगर ये FADH2 से चलें तो उसी तरह ये 4 प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ पे पंप होंगे और 2 यहाँ पे पंप होंगे, 6 प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ पे पंप होंगे। चूँकि कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये जो अब ATP सिंथेज जो है ये ऑपरेट होगा, इन्हीं प्रोटॉन से ऑपरेट होना है। ये प्रोटॉन का इधर जमा हो जाना जो है, इसे मिचल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था। तो उनका ये हाइपोथेसिस था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये प्रोड्यूस होता है जिसे केमियोस्मोसिस कहते हैं। ये जो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है इसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये प्रोटॉन जब मूव करते हैं इस ATP सिंथेज से मूव करते हैं तो फिर ATP का प्रोसेस जो है वो बनता है। जब ये प्रोटॉन मूव करते हैं यहाँ पे ADP और फॉस्फेट जो है वो ज्वाइन करते हैं, ATP बनती है। ये ATP सिंथेज जो है इसके 2 डोमेन्स होती हैं, एक जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है जिसे F0 कहा जाता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर है जिसे F1 कहा जाता है। तो ये प्रोटॉन्स ही हैं जो इसकी कैटालिसिस को इनकी जो कैटालिसिस है इस एंजाइम की वो इस प्रोटॉन की वजह से होती है, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये इसका समझिए कि इसका फ्यूल हैं। तो जब ये गुजरेंगे तो फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और ATP का प्रोसेस जो है वो बनेगा। तो रिसर्चर जो है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि अगर 4 प्रोटॉन जो हैं इसमें से गुजरें, 4 प्रोटॉन की जो एनर्जी है यहाँ पे जो फोर्स है वो एक ATP के मॉलिक्यूल को जनरेट करती है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो चूँकि ये NADH2 जो है हमने कहा कि 4 यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए, 4 यहाँ पे हुए, 2 यहाँ पे, 10 हो गए। तो ये 10 अगर यहाँ से मूव करेंगे तो 2.5 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी जो है वो आएगी। इसी तरह FADH जो है यहाँ से 4 एक्यूमुलेट हुए, 2 यहाँ पे हुए, 6 हो गए और 6 जब यहाँ से मूव करके जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 ATP मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होंगे। तो अगर एक NADH जो है वो अपने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट करता है और प्रोटॉन जो है 10 प्रोटॉन यहाँ पे वो एक्यूमुलेट करता है, वो 2.5 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी जनरेट कर सकता है और इस एनर्जी जनरेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और जो FADH है वो 1.5 ATP मॉलिक्यूल जो है वो देता है। एक मॉलिक्यूल जो है FADH का वो 1.5 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है।
NADH का एक मालिक्यूल जो है वो 2.5 ATP मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो सम टाइम इसको राउंड फिगर में करते हुए जो है अक्सर लोग इसको NADH के केस में 3 मालिक्यूल्स ATP के कर लेते हैं और FAD के केस में 2 ATP मालिक्यूल कर लेते हैं। तो ये था आज का सारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और ATPase के कम्प्लेक्सेस के बारे में, कि ये ATP सिंथेज जो है ये एक सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल मोटर है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह है और कैसे ये फंक्शन करता है, ये किसी एक अलग लेक्चर में जो है ये बयान किया जाएगा। तो आज का जो है वो यहीं तक था। अगर कोई आपको इश्यू हो तो आप उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन पूछ सकते हैं और ऑफलाइन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।